हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। डिजिटल जनगणना 2027 पर निबंध आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे एक आप शानदार एक प्रभावी जो निबंध है लिख सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को जो है आपको अंत तक देखते रहना है। चलिए बिना किसी देरी के हमारा जो आज का वीडियो है शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको निबंध की रूपरेखा लिखनी है। कई बच्चे सीधा जो है निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले निबंध की रूपरेखा लिखना है। इसमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं आप अपने निबंध में लिखने वाले हैं उनको बताना होता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद देखेंगे भारत में जनगणना का इतिहास, अगला पॉइंट देखेंगे डिजिटल जनगणना 2027 की अवधारणा, इसके बाद है मुख्य विशेषताएं, अगला देखेंगे डिजिटल गणना के लाभ, चुनौतियां और साथ ही साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदम, और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष या फिर उपसंहार। चलिए अब एक एक पॉइंट्स को समझते हैं और कैसे आप एक बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला आप टॉपिक डालेंगे इसमें प्रस्तावना करके, तो इसको समझते हैं। चलिए, भारत में जो है जनगणना एक संवैधानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो देश की जनसंख्या, सामाजिक संरचना और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति का क्या है, व्यापक डेटा प्रदान करती है। ये जो जनगणना है प्रत्येक 10 वर्षों में जो है आयोजित की जाती है और नीति निर्माण की ये जो है क्या बनती है, आधार बनती है। प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जो है जनगणना किया जाता है। वर्ष 2027 में होने वाली जो जनगणना है वो जो है विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये जो है भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब होने वाली है, 2027 में होने वाली है। इसी कारण से ये जो टॉपिक है काफ़ी ट्रेंडिंग होने वाला है। आपकी जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी ये जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसको जो है आपको अच्छे से करके जाना है, प्रिपेयर इसको कर लेना है। ये जो पहल है डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को जो है साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे डेटा संग्रह और विश्लेषण की जो प्रक्रिया है अत्यधिक क्या हो जाती है, आधुनिक और प्रभावी बनेगी। तो इस तरह से आप जो है अपने निबंध की जो प्रस्तावना है उसमें तैयार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट आपको अपने निबंध में लिखना है, भारत में जनगणना का इतिहास। चलिए इसको समझते हैं। भारत में जनगणना की जो शुरुआत है 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर हुई थी, जबकि 1881 से नियमित रूप से जो है हर 10 वर्ष में जो है जनगणना की जो आयोजन है यहाँ पर किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में अब तक 2011 की जनगणना अंतिम रही है। यहाँ पर यदि हम देखें तो लास्ट जो जनगणना हुई थी कब हुई थी, 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण क्या हो जाएगी थी, ये जो है स्थगित कर दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अब जो जनगणना है कब होने वाली है, 2027 में ये होने वाली है और पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना ये जो है होने वाला है। ये जो प्रक्रिया है गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संचालित की जाती है और इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक गतिविधियों में से जो है एक माना जाता है। तो दूसरे पॉइंट में आपको इन सभी चीजों को जो है लिख देना है, भारत में जनगणना का इतिहास। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है डिजिटल जनगणना 2027 की अवधारणा। चलिए अब इसको जो है समझते हैं। डिजिटल जनगणना 2027 का अर्थ है कि इस बार जो है डेटा पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। मतलब जो भी जनगणना होगा उसका संग्रहण, डेटा जो संग्रहण है पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। गणना कर्मी जो है मोबाइल ऐप या टैबलेट के माध्यम से डेटा दर्ज करेंगे, जिससे कागज आधारित जो प्रणाली है कैसी हो जाएगी, पूरी तरीके से समाप्त यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही साथ जो है नागरिकों को जो है स्वयं गणना का जो विकल्प है वो दिया जाएगा। जो नागरिक हैं स्वयं जो है गणना कर सकेंगे, जिससे वे ऑनलाइन अपने परिवार की जो जानकारी है स्वयं यहाँ पर दर्ज करा सकेंगे। तो पूरी की पूरी तरीके से जो डिजिटल रूप में जो जनगणना है वो होने वाला है। ये प्रक्रिया जो है डेटा को रियल टाइम में सर्वर पर जो है अपलोड करने की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आएगी। तो तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है डिजिटल जनगणना 2027 की अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जो चीजें हैं समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर मुख्य पॉइंट्स, मुख्य विशेषताओं को हम देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये जो है पॉइंट होने वाला है, इसको आपको मिस नहीं करना है। चलिए इसको समझते हैं। डिजिटल जनगणना 2027 की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सारी जो विशेषताएं हैं इनको आपको जो है लिखते जाना है। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, इसमें जो है मोबाइल ऐप आधारित डेटा संग्रहण होगा, जिससे त्रुटियों की जो संभावना है काफी जो है कम होगी और डेटा जो है तुरंत क्या हो जाता है, उपलब्ध यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है स्वयं गणना की सुविधा है। मतलब जो नागरिक है स्वयं अपने परिवार की जो गणना है वो कर सकता है। जो नागरिक की भागीदारी को जो है क्या करेगा, बढ़ाएगा यहाँ पर जनगणना
जनगणना में। इसके अतिरिक्त GIS तकनीक का उपयोग करके जो है प्रत्येक घर की लोकेशन मैपिंग भी यहाँ पर की जाएगी, जिससे डेटा अधिक सटीक और क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही बहुभाषी समर्थन और डेटा एन्क्रिप्शन जैसी जो सुविधाएं हैं इसे अधिक सुरक्षित और समावेशी बना देगी। तो ये सारी की सारी जो है मुख्य विशेषताएं हैं डिजिटल जनगणना 2027 की, तो इसको आपको जो है अपने निबंध में जरूर शामिल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है डिजिटल जनगणना के लाभ। क्या इससे लाभ देखने को मिलेंगे, इसको भी आपको लिखना है। तो इसको समझते हैं। डिजिटल जनगणना के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। सबसे प्रमुख लाभों में इसकी सटीकता है, क्योंकि डिजिटल प्रणाली में जो है मानवीय त्रुटियां कम होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि यहाँ पर जो है त्रुटियां नहीं होगी, काफी सटीकता से ये जो जनगणना है वो हो जाएगा डिजिटल रूप में। इसके अलावा जो है डेटा संग्रहण और विश्लेषण की प्रक्रिया जो है तेजी से हो जाती है, जिससे परिणाम जो है शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगे। डिजिटल रूप में यदि जनगणना करेंगे तो जो चीजें हैं, जो परिणाम है, काफी शीघ्र तरीके से हमको उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पारदर्शिता भी बढ़ेगी, क्योंकि डेटा को जो है रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। दीर्घकाल में लागत को भी यहाँ पर कम करता है, क्योंकि कागज और प्रिंटिंग की जो आवश्यकता है यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जो लाभ हैं डिजिटल जनगणना के हमको देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे सरकार को सटीक और अद्यतन डेटा मिलेगा, जिससे बेहतर नीति निर्माण जो है संभव हो जाएगा। बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पर डेटा हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो लाभ हैं डिजिटल जनगणना के यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट यहाँ पर लिखना है चुनौतियों के बारे में। कई सारे लाभ हैं, कई सारी चीजें यहाँ पर हमने देख लिया है, लेकिन इन सबको करने के लिए चुनौतियों का जो सामना है यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए अब जो है उन चुनौतियों को थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि डिजिटल जनगणना जो है कई जो है लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है, या फिर इसको हम हानि के रूप में यहाँ पर बोल सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल डिवाइस है, क्योंकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जो है इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की क्या है, कमी है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यदि इंटरनेट और जो तकनीकी जो संसाधन है उनमें कमी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा जनगणना करने में हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त डेटा सुरक्षा और साइबर हमलों का जो खतरा है वो भी बना रहता है। जैसे हमारा जो पर्सनल जो डाटा है वो भी लीक हो सकता है, तो ये भी एक खतरा बन सकता है। साथ ही साथ गणना कर्मियों को जो है तकनीकी प्रशिक्षण देना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इनको जो है डिजिटल रूप से गणना करने के लिए इनको क्या देना पड़ेगा, प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। साथ ही जो है आम जनता में डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण स्वयं गणना करने की जो प्रक्रिया है उसमें कठिनाई हो सकती है। कई लोग जो है डिजिटल जो आधुनिक जो चीजें हैं, इंटरनेट या जो मोबाइल फोन है उनका बहुत कम उपयोग करते हैं, या फिर कहीं पर जो है उपयोग नहीं किया जाता है, या कई लोग उपयोग नहीं करते। तो इन सब से जो है एक चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, या फिर जो दूरस्थ जो स्थान है वहां पर भी इसका जो है सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो गणना जो कर्मी है उनको भी प्रशिक्षण देना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इन पॉइंट्स को आपको लिखना है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार जो है कौन कौन से जो कदम है यहाँ पर उठा रही है, इसको समझते हैं। सरकार ने जो है इन चुनौतियों से निपटने के लिए यहाँ पर कई कदम उठाए हुए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से तकनीकी ढांचों को जो है मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ गणना कर्मियों को जो है प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि वे जो है डिजिटल उपकरणों का प्रभावी तरीके से उपयोग कर सके और उसके माध्यम से काफी बेहतरीन तरीके से जो गणना है, जनगणना है, वो किया जा सके। डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है आधुनिक इंक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो है जन जागरूकता अभियान चला करके जो है लोगों को स्वयं गणना के लिए क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो कदम हैं किसके द्वारा उठाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ताकि जो डिजिटल जनगणना 2027 जो कि होने वाला है काफी बेहतरीन तरीके से हो सके। अंतिम में आप लिखेंगे निष्कर्ष या फिर उपसंहार भी इसी को लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है समझते जाने हैं। अंततः जो है भारत की डिजिटल जनगणना 2027 जो है प्रशासनिक सुधार और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में जो है महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल डेटा संग्रहण को आधुनिक बनाएगा, बल्कि नीति निर्माण और विकास योजनाओं को भी अधिक प्रभावी यहाँ पर बनाएगी। हालांकि इसके सामने जो है कुछ चुनौतियों को देखना पड़ सकता है, चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, लेकिन उचित रणनीति, तकनीकी विकास और जन भागीदारी के माध्यम से इसका जो समाधान है वो भी किया जा सकता है। भविष्य में यह पहल भारत को एक डेटा संचालित और डिजिटल रूप से जो है सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस तरह से आपको निष्कर्ष वाले पॉइंट में इन सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारी चीजों को जो है लिख देना है। चलिए यहीं पर आपका आज का ये जो आपका जो निबंध है कंप्लीट
होता है निष्कर्ष तक आपको जो है निबंध लिख देना है। अब मैंने बताया था कि परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत में जो जनगणना है हर वर्ष मतलब हर 10 वर्ष में यहाँ पर होती रहती है। पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना यदि आपको पूछा जाए तो ये हुई थी 1872 में ब्रिटिश काल में। और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में, इसको भी आपको याद रखना है। अंतिम जनगणना की यदि हम बात करें तो ये हुई थी 2011 में। और 2021 की जनगणना किसके वजह से रुक गई थी? तो कोविड-19 के कारण इसको जो है स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अगली जो जनगणना है कब होने वाली है? 2027 को होने वाली है और पूरी तरीके से जो है डिजिटल जनगणना होने वाला है। इसी कारण से ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट और काफी ट्रेंडिंग ये जो है बन गया है। जनगणना का संचालन तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर होता है। और ये जो विषय है आता है यहाँ पर जो है संविधान की संघ सूची यहाँ पर बताया जाता है। चलिए अब जो है 2027 की जो विशेषता यानी कि जो डिजिटल जनगणना 2027 होने वाला है उसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो ये जो है भारत की पहली डिजिटल जनगणना जो है होने वाली है। पहली बार जो है स्वयं गणना की सुविधा यहाँ पर दिया जा रहा है, नागरिक जो है स्वयं गणना कर सकते हैं। और तकनीकों का उपयोग की यदि हम बात करें तो मोबाइल ऐप, टैबलेट के माध्यम से, साथ ही साथ GIS मैपिंग भी होने वाला है और रियल टाइम डेटा अपलोड यहाँ पर होने वाला है। तो ये सारी की सारी जो है विशेषताएं होने वाली है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से कैसे आप जो है डिजिटल जनगणना 2027 पर निबंध लिख सकते हैं, कैसे पूरे के पूरे नंबर यहाँ से आपको मिल सकता है, सारी चीजों को अच्छे से समझा दिया। साथ ही साथ आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट है उसको भी बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करते जाना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीजों को जो है अच्छे से समझ पाए और निबंध जो है इस पर लिख पाए। और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के जो वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।